प्रभात विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत जूही की कली, जो उनकी यह कविता 1929 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह परिमल से उद्धृत है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जूही की कली छायावाद की प्रतिनिधि रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि। यह रचना छायावादी कविता के प्रारंभ काल में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं द्वारा अस्वीकृत कर लौटा दी गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, और 1916 में यह कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए निराला जी ने भेजी थी, लेकिन द्विवेदी जी ने उस पर अश्लीलता का आरोप लगा करके वापस भेज दिया था, और आज वही कविता निराला की पाठ्यक्रम में शामिल है। महाप्राण निराला को इस प्रकार के बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। महिषादल में बंगाल जो है, इनका जो जन्म हुआ 1899 से 1961, इनका जीवन काल हम निराला का सामान्य परिचय पहले ही पढ़ चुके हैं। साहित्यिक जीवन की संघर्ष की इनकी लंबी कहानी है। हम जूही की कली के बारे में पढ़ते हैं। कुछ समीक्षकों ने कहा कि छायावादी कविता का प्रकृति चित्रण प्रच्छन्न नारी प्रेम है। द्विवेदी युग की नैतिकतावादी धारा के विपरीत यह कविता श्रृंगार का मुक्त चित्रण करती है। हम इसको पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली, जो परिमल से उद्धृत है, हम संदर्भ में लिख सकते हैं। कविता है। विजन वन वल्दरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंद किए शिथिल पत्रांक में। यहाँ मानवीकरण अलंकार हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति पर मानव का आरोप लगाया हुआ है, या जूही की कली को नायिका का रूप दिया है और पवन को उसके प्रेमी का रूप दे करके कविता लिखी गई है। यहाँ पर नायिका जूही की कली है, जो विजन वन वल्दरी, एक निर्जन एकांत स्थान में लत्ता की सैया पर सोती थी सुहाग भरी, सौभाग्यवती, स्नेह स्वप्न मग्न, अपने प्रेम के सपनों में मग्न, अपने प्रेमी के सपनों में मग्न, उस लताओं पर, वल्लरियों पर, बैलों पर सो रही थी। अमल कोमल तनु तरुणी, निर्मल मृदु सुंदर शरीर की युवती जूही की कली पर तरुणी का आरोप है यहाँ, और रूपक भी है। मानवीकरण और रूपक अलंकार। कली प्रेयसी है, पवन उसका प्रेमी है। दृग्बंद किए शिथिल पत्रांक में, वह अपने आँखों को बंद किए हुए शिथिलता के साथ, यानी अलसाई हुई, पत्रांक पत्र धन अंक, यानी पत्तों की गोद में, उन पल्लवों की गोद में वह जूही की कली सो रही थी। वासंती निशा थी, बसंत ऋतु की रात, विरह विदुर प्रिया संग छोड़, विरह विदुर प्रिया संग छोड़। यह कौन है विरह के कारण दुखी, विरह विदुर, विरह के कारण, या विरह से विदुर, जिसकी पत्नी ना हो वो विदुर कहलाता है। यहाँ यह कह सकते हैं विरह से दुखी, प्रिया संग छोड़। किसी दूर देश में था पवन, उसका जो प्रिय था वो प्रिय का संग साथ छोड़कर किसी दूर देश चला गया था, जिसे कहते हैं मलयानिल, मलय अनिल, मलय पर्वत से आने वाला पवन, मलय पर्वत पर
चंदन पेड़ है और उनकी सुगंधी लिए जो हवा आती हैं, पवन आता है, वो मलयानिल है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन। आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उस समय उस प्रिय को, उस पवन को, बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, वो बिछुड़ गया था अपनी प्रिया से, जूही की कली से। जूही एक फूल होता है, उसकी पहले पहले कली बनती है, फिर फूल खिलता है। वो बिछुड़ा था और पहले जब पहली बार प्रथम मिलन हुआ था, उसकी मधुर बातें याद आने लगी। चांदनी से धुली हुई प्रथम मिलन की वो आधी रात याद आने लगी, और कांता की कंपित कमनीय गात यानी शरीर याद आने लगा। प्रेषी की सात्विक भावों से कंपित सुंदर देह। प्रीतम ने दूर देश में प्रेषी का स्मरण किया, तो उपवन सरोवर नदी, सरित यानी नदी, गिरी पर्वत, कानन, कुंज लता पुंज, वन लता कुंज आदि को पार करता हुआ पहुंचा जहां उसने की केली, जहां प्रथम बार वो मिला, वो खेला। अपनी प्रेयसी को उस पवन ने प्यार किया। कली खिली साथ, पहली बार केली की, और उस समय जब वह कली उसके साथ खिली थी। यह संयोग की याद स्मरण, स्मरण अलंकार स्मरण के माध्यम से दिखाया गया है। और वह उस याद को करते हुए दौड़ आया, भाग आया, और कहाँ सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। वह सो रही थी पत्रांक पर, जूही की कली। प्रिय का आगमन हुआ, प्रिय ने उसके गाल कपोल चूम लिए, और वल्लरी जी तो बैल थी जिसके पत्तों की गोद में जूही की कली सो रही थी। वह हिल उठी हिंडोले की तरह। इस पर भी जूही की कली ने अपनी आंखें नहीं खोली। पूरा मानवीकरण किया गया है। जूही की कली की आंखें नहीं होती है, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, और चूक क्षमा मांगी नहीं, वह नहीं जागी। कोई चूक भी हुई है तो भी क्षमा नहीं मांगी। कहने का तात्पर्य है कि उसने प्रीतम का उचित स्वागत नहीं किया, नायिका का निद्रा भंग नहीं हुआ, निद्रालस नेत्र खोले नहीं, इस अपराध के लिए क्षमा याचना भी नहीं की। क्या यह प्रेषी सो रही थी अथवा यौवन के मद में मत होकर निद्रा का स्वांग कर रही थी? वह चाह रही थी कि नायक उसके साथ क्या हरकतें कर रहा। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। निद्रा के आलस्य में बंकिम यानी टेढ़े विशाल नेत्र आंखों को वो बंद किए रही। किम्वा अथवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे, कौन कहे वो क्या थी? आंखें बंद किए सो रही थी कि जाग रही थी, या मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए? यौवन था, जवानी थी, जवानी की मदिरा पिए वो मतवाली हो रही थी और चाह रही थी कि प्रीतम उसके साथ छेड़खानी करे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, निपट निठुराई। नायक का रब्द श्रृंगार का चित्रण है यहाँ। नायक ने प्रेषी के कपोल मसल दिए, गाढ़ालिंगन के पास में नायिका को बांध लिया। यही निठुराई और निर्दयता है कि प्रेषी की कोमलता की परवाह न करके नायक ने बलात् श्रृंगार चेष्टाएं प्रारंभ की। और क्या किया नायक ने? निर्दयता कैसे की कि झोंकों की जड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। इतना तेज हुआ, झोंके दिए, झोंकों की जड़ियां लग गई,
और वो सूह कुमार जो देह कोमल काया बदन को झकझोर डाला और मसल दिए गोरे कपोल गोल गालों को मसल दिया, तभी चौंक पड़ी युवती। यद्यपि वो जाग रही थी, अब चौंक पड़ी है। चकित चितवन अपनी आंखें चकित निज चारों ओर फेर, अपनी दृष्टि को चारों ओर फेरा। हेर प्यारे को सेज पास, अपने प्रियतम को अपनी सैया के पास हेर कर देख कर नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। वह नम्र मुखी हंसी, नम्र मुखी। अब प्रेषी की निंद्रा टूटी, उसने प्रियतम को सैया के समीप पाकर प्रसन्नता प्रकट की। खिली, प्रियतम के साथ केली क्रीड़ा करके वह और भी अधिक सुंदर और खिल गई, खेल रंग प्यारे संग। और लज्जान्वित भी हुई, नम्र मुखी हंसी खिली, अपना सर झुका करके हंसी और फिर खिल गई। कितना सुंदर छायावादी शैली में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जूही की कली को प्रेयसी और पवन को प्रेमी बताकर उनके मिलन का, संयोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। और वियोग के भी कुछ दृश्य हैं जब नायक और नायिका दूर होते हैं। छायावादी कविता की एक विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण या प्रकृति में मानवीय भावनाओं को आरोप। प्रस्तुत कविता मानवीकरण का सफल उदाहरण है। जूही की कली के बहाने कवि ने इसमें मानवीय प्रणय या प्रेम स्नेह ही एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार ये जूही की कली कविता श्रृंगार रस की संपूर्ण अभिव्यक्ति, उपमा मानवीकरण रूपक अलंकारों की छटा दृष्टव्य है। खड़ी बोली हिंदी में रचित मुक्त छंद की अतुकांत माधुर्य गुण सहित यह कविता छायावादी काव्य को समृद्ध करती नजर आती है और श्रृंगार रस की एक अनुपम कृति जूही की कली परिमल में जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित की गई थी। यद्यपि ये 1916 से पहले ही लिख चुके थे, तथापि बाद में इसको संग्रह में स्थान दिया था। तो इस प्रकार हम इसकी अगर व्याख्या है तो इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष में बांटकर कर सकते हैं और इसके भाव पक्ष और कला पक्ष को या काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज इतना ही। आगे इनकी और भी कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उसका अध्ययन करेंगे। आप अधिक से अधिक इससे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो सामग्री मिलती है उसका अध्ययन करें, प्रश्नावली मिलती है उसका हल करें। धन्यवाद।